Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Learn Chemistry. Today we are going to next topic of chapter number 3 metals and non-metals, that is the properties of an ionic compound. It means कि जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, हमारा चैप्टर जो था हम ये कर रहे थे कि हमने कुछ मेटल्स की रिएक्शन करी थी, नॉन मेटल की रिएक्शन करी थी, एसिड विद बेस रिएक्टिविटी सीरीज़ करी थी, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करी थी। ऑलरेडी हम ये सब चीज़ें कर चुके हैं। एक्वारिजिया क्या रहता है ना कि नाइट्रिक एसिड जो है वो जो है एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, रिलीज़ नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली थी। तो आज जो है हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। दैट इज़ एन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। इसका मतलब है कि पहली बात आपको नाम पता होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, जैसे वैसे आप लोगों ने आपको याद ही होगा, बोले तो नहीं होगे, है ना, पर बट फिर भी एक बार रिमाइंड कर लें। आयनिक का मतलब है कि दैट इज़ आयंस। आयंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, टू टाइप्स। वन इज़ कैटायन, सेकेंड इज़ अनायन। ठीक है जी। कैटायंस में जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, अनायन मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। इसके साथ साथ कैटायन अपने इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कैटायन बनता है वो कैसे बनता है, जैसे Na+ बना है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने यही एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। इसी वजह से Na पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस का चार्ज आया होगा। इसी तरह से एक कैटायन, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज होता है, इसीलिए इसको कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो देखो लिखा है इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आप समझ ही गए हो। आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल मतलब जो देखने में कैसे दिखते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हार्ड भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जैसे कि नमक होता है ना हमारा, भुरने वाला, भुरता है, वैसे ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल स्मॉल पीसेज में जब उसको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिटल इन नेचर होना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो हाई रहता है, क्योंकि इनके बीच में इंटर आयनिक जो फोर्सेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कैसे? जैसे Na+ है और Cn- है, तो प्लस और माइनस यानी कैटायंस और अनायंस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, आयंस के बीच में अट्रैक्शन है। इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए होती है? ज़्यादा चाहिए होती है। दैट्स वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई फॉर आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखिए सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड इन्हीं को बोला जाता है, जनरली सॉल्युबल इन वाटर लेकिन इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन एंड पेट्रोल एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि आयंस में जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें प्लस माइनस होते हैं। सिमिलरली वाटर में भी H+OH- आयन होते हैं। तो ये भी प्लस माइनस वाला कंपाउंड है, ये भी प्लस माइनस वाला कंपाउंड है। तो जैसे जैसा बंदा होगा वो वैसी ही संगत पसंद करेगा। इसी तरह से जैसा ये खुद है प्लस माइनस वाला, ये प्लस माइनस में घुलना पसंद करेगा। लेकिन जो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल हो गए, इनमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होते। ये एक नॉन पोलर का सोलवेंट होता है, लेकिन ये हमारा एक पोलर सोलवेंट होता है। ये आपके 10th में नहीं है पोलर और नॉन पोलर, लेकिन जैसे ही आप +1 में जाएंगे, अगर कोई बच्चा साइंस लेगा तो उसमें ये सब चीज़ें आती है, पोलर एंड नॉन पोलर सोलवेंट्स। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं। देखिए जैसे Na है, ये प्लस है और ये Cl- है। जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं, है ना, तो माइनस वाला जो है ये माइनस इलेक्ट्रोड है छोटे वाला, ये बिग वाला प्लस का इलेक्ट्रोड है। प्लस की तरफ तो माइनस मूव करने लग जाते हैं और माइनस की तरफ प्लस मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि अपोजिटली चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करेंगे। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज है, ये चार्ज जब फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होएगी? प्रोड्यूस होएगी। इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाएगी। आपने एक डायग्राम भी पिक्चर देखा होगा बहुत बार, स्कूल में भी देखा होगा कि कैसे बैटरी लगा देते हैं और साथ में इसके ऐसे ऐसे करके बल्ब लगा देते हैं और फिर बीच में NaCl का सोल्यूशन रहता है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें से अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाता है। इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सॉरी, करंट पास कर रहा है। इट मीन्स ये जो हमारा NaCl है ये गुड कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, क्योंकि Na जो है वो अपोजिटली चार्ज जो है वो अपोजिटली इलेक्ट्रोड्स के पास मूव करता है। राइट,
हाँ जी, तो ज़रा पढ़ लेते हैं कि द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन मूवमेंट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें आयन्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ये जो है हमेशा सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, सॉलिड स्टेट में नहीं करते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में Na और Cl आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में हिल नहीं सकते यहाँ से, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। ठीक है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस के अंदर इनके बीच में गैप आ जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ये सॉल्यूबल हो जाते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। और मोल्टन स्टेट में भी करेंगे। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है जैसे पिघली हुई स्थिति, यानी कि जैसे कई बार आपने देखा होगा बारिश के दिनों में नमक जो है वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हाइग्रो मतलब थोड़ा सा गीला सा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, कि नमक जो है वो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि वो वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो मूवमेंट करते हैं और द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल का मतलब है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो सारे एनवायरनमेंट में कुछ एक तो फ्रीली मिल जाते हैं एज इट इज़, जैसे लोहा बोल रही हूँ, सोना हो गया हमारा, चांदी हो गया ना, ये हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज़ मिलते हैं, हम इसकी कहीं कहीं मतलब कि दबे हुए धरती के अंदर है ना, तो उनकी जो है माइंस होगी मतलब कि खदानें हो गई, वहाँ मिल जाते हैं इसी तरह से। लेकिन सभी मेटल्स जो हैं वो इसी तरह से नहीं मिलती हैं, कुछ मेटल्स जो होती हैं वो किसी अलग अलग फॉर्म में मिलती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करेंगे तो वो ख़राब हो जाती है ना, जैसे सोडियम है ना, सोडियम आपको याद होगा, हम वैसे NaCl जो है, सुना होगा आपने NaCl के बारे में है ना, NaCl कहाँ होता है, आपको सबसे ज़्यादा अबंडेंस कहाँ होती है NaCl की, सी वाटर में। इसी तरह से अगर NaCl सी वाटर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसमें से Na और Cl को अलग किया जाता है और ये बन जाती है हमारी सोडियम मेटल। जो सोडियम मेटल सबसे क्या कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, इसीलिए ये जो हमारा क्लोरीन है और Na है, ये देखो आप सोचते होगे कि है तो पानी में एग्जिस्ट करता है ना, रहता पानी में है जुड़ के, लेकिन जब इसे पानी से सेपरेट कर लेता है तो ये फटाफट से पानी से वापस रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है, यानी रहता भी पानी में है, लेकिन अगर बाद में इसको सेपरेट कर लिया जाए तो पानी के साथ रिएक्शन भी बहुत फास्ट करता है और एकदम से ब्लास्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। इसी तरह से हर एक मेटल एनवायरनमेंट में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और हमें उससे सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अर्थ की क्रस्ट जो है वो सबसे मेजर सोर्स है मेटल्स की। सी वाटर जो है उसमें सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह मिलते हैं, पता ही है। द एलिमेंट और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट एज नोन एज मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है कि जैसे और दोनों में एक बार इसको भी पढ़ते हैं, मैं बता देती हूँ उसका फिर दोनों में डिफरेंस। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल and that metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores, है ना। देखिए दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन फ़र्क क्या है, देखिए ज़रा फ़र्क बताते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ ही ज़्यादा इजी समझ में आएगा, वरना बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। मान लो हमारे पास एक बाउल है और इस बाउल में ना ये कोई एक मान लीजिए एक सपोज एक मेटल है, ये वाली मेटल कोई भी मान सकते हो आप, जिंक मान लो, ठीक है। अब दूसरा हम कलर ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम तीसरा कलर ले लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली मेटल है वो जिंक है, ठीक है। अब हम दूसरी साइड बनाते हैं, ये हमारी, अब इसके अंदर ये हमारी जिंक मेटल है, ठीक है। ये हमारा कोई भी मिक्सिंग, कोई अदर मेटल की मिक्सिंग हो रही है, कुछ भी समझ सकते हो। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ओ शिट, कट गया है ना, कोई बात नहीं, चलो रिपीट बना लेते हैं, कोई बात, इट्स ओके। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से कि इसमें जो मैं डॉट्स लगा रही हूँ, ये वाली जो मेटल है इसके अंदर कितनी ज़्यादा अबंडेंस में है ना, और हमने इसी को एक्सट्रैक्ट करना है। आप ये मान लो, अब इसमें जो मैंने डॉट्स लगाए हैं थोड़े लगाए हैं,
कम लगाया क्योंकि इसमें ये जो मेटल है वो कम है, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है वो लेसर अमाउंट में है। अब इसके साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होंगी। ये लीजिए मैंने इसमें इम्प्योरिटी बना दी, मतलब इम्प्योरिटी और मेटल ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, यानी कि इसमें मेटल जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है वो कम अमाउंट में है पर कम है, लेकिन इसमें जो मेटल थी वो बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में थी, बहुत ज़्यादा थी। लीजिए एक इम्प्योरिटी और बना देते हैं, ठीक है ठीक है। अब दे, अरे यार ये क्या हो रहा है ना, फिर से गलत कर दिया हमने। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी ये मेटल थी, ये लीजिए, इसमें जो हमारी ये वाली बहुत सारी मेटल थी और के अंदर ये मेटल का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन जो हमारी दूसरे वाला मिनरल होता है उसमें मेटल का अमाउंट इम्प्योरिटीज़ से ज़्यादा रहता है। यानी कि जैसे मतलब मान लीजिए ये हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, देखिए अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये वाला जो मेटल ये वाली साइड है, इसके अंदर ये वाली जो मेटल है पर हमारी नियॉन कलर वाली, ये मेटल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस केस में मेटल का अमाउंट क्या है, कम है। यानी कि है तो सही मेटल लेकिन लेसर अमाउंट में है। इस मेटल को यहाँ इसमें से सेपरेट करना क्या होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, डिफ़िकल्ट भी होता है और हम चलो सेपरेट भी कर ले लेकिन मेटल का अमाउंट कम निकलता है, इसमें मेटल का अमाउंट बहुत ज़्यादा निकलता है। इसे सेपरेट करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, इसमें से मेटल को सेपरेट करने के लिए कम पैसे पे भी निकल जाती है, यानी कि प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट होती है क्योंकि लार्ज अमाउंट में हो रही है ऑफकोर्स, है ना। अगर मान लो मैं 50 लाख का खर्चा करके 1 करोड़ की मेटल निकाल रही हूँ तो ऑफकोर्स फ़ायदा ही है ना 50 लाख का। लेकिन अगर मैं यहाँ 50 लाख का खर्चा करके 70 लाख की मेटल निकालूँ तो 20 ही लाख का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह से कहने का मतलब है कि एक लेस प्रॉफिटेबल होती है, लार्ज प्रॉफिटेबल मेटल्स होती है। इसी तरह से इस हम इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओर, जिसमें लार्ज अमाउंट में मेटल प्रेजेंट होती है। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, जिसमें मेटल तो होती है लेकिन लेसर अमाउंट में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये ओर एंड मिनरल। तो हमने बहुत बार ड्राइंग करी, कोशिश की, बट वो गलत होगी। चलिए जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देखिए हर एक मेटल को अकॉर्डिंग टू इट्स रिएक्टिविटी, हमने जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ पहले भी करी थी, उनको सेपरेट करने का मेथड भी अलग अलग रहता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले केदारनाथ का माली आलू वाला, यहाँ तक की रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है सबसे मोस्ट रिएक्टिव सीरीज़ है, इनको सेपरेट करने का मेथड बिल्कुल अलग है। और उसके बाद ये वाला 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। ये थर्ड जो सीरीज़ है हमारी, ये मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज़ है। मॉडरेट का मतलब ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, कम रिएक्टिव भी नहीं है, मीडियम सी है। और ये जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है, ये जो है वो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये एनवायरनमेंट में एज इट इज़ मिलती है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि कुछ मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट में एज इट इज़ मिलती हैं, कुछ हमारी जो है वो मतलब किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलती हैं, किसी सल्फाइड ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलती है ना। ये हम 1 बाय 1 सभी पढ़ते हैं अभी कि कौन किस फॉर्म में मिलता है। हाँ जी, तो देखिए लास्ट लाइन देखिए ज़रा क्या लिखा है, कॉपर एंड सिल्वर्स आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज वेल एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड्स फॉर्म। यानी कि जो हमारे कॉपर और सिल्वर, ये दो मेटल्स हैं, ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, याद रखिएगा एमसीक्यू आ जाता है कई बारी, और ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। यानी कि जैसे सिल्वर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, है ना, सल्फाइड की फॉर्म में भी मिल जाते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी मिल जाते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो इसी तरह से कुछ जो है वो नहीं मिलती इस फॉर्म में, सिंपल एज इट इज़ भी मिल जाती है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अब देखिए ये जो मेटल सबसे टॉप की सीरीज़ पे रहते हैं, सबसे हाई रिएक्टिव मेटल रहते हैं, एक सेकेंड, ये जो सबसे टॉप की सीरीज़ पे रहते हैं, ये सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं। और जो मेटल्स जो है वो मॉडरेट मिडल सीरीज़ में आता है, वो मॉडरेट रिएक्टिव है। और जो हमारे, हाँ, और एक चीज़ और, जो मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज़ है यहाँ पर, ये हमेशा कार्बोनेट्स, जैसे जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड, ये हमेशा 2 फॉर्म में मिलते हैं। जो मॉडरेट वाले हैं या तो कार्बोनेट या सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, और समटाइम ये ऑक्साइड भी मिलते हैं। बट हमने जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो ये जिंक कार्बोनेट और सल्फाइड ही करेंगे हम, और जिंक कार्बोनेट और सल्फाइड की सेपरेशन भी इसी से करेंगे हम, कि हम मेटल को यहाँ से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, और जो हमारे
ऑक्सीजन का अमाउंट कम क्यों रहता है हमारे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जिंक कार्बोनेट करेंगे और जिंक सल्फाइड करेंगे, ऑक्साइड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो जिंक कार्बोनेट और सल्फाइड तो ठीक है, ऑक्साइड जो हमारी ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट अर्थ की क्रस्ट के अंदर, अर्थ की क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है लेसर अमाउंट में रहती है, इसीलिए मेटल भी ऑक्सीजन अगर कम है तो कम ही अमाउंट में मतलब रिएक्ट करेगी, इसीलिए जो जिंक है या अदर मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन लेसर अमाउंट में होने की वजह से, इसीलिए उसमें जो ऑक्साइड्स हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है जी, ऑक्साइड्स का अमाउंट, मेटल के ऑक्साइड्स का अमाउंट भी कम रहता है, इसीलिए हम कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड को पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। इससे पहले ज़रा एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, ये रहा। हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से हमने मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक मेटल लो रिएक्टिव सीरीज़, मॉडरेट रिएक्टिव सीरीज़ एंड हाई रिएक्टिव सीरीज़। ठीक है, और इनको सेपरेट करने का तरीका भी डिफरेंट रहता है, और हमने इसको प्योर मेटल से उसके ओर से प्योर मेटल में एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, देखिए एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा ओर है अर्थ के क्रस्ट से मिला है उसमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट में कंटामिनेशन होता है। कंटामिनेशन मतलब इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं। उसी इम्प्योरिटीज़ को जैसे मिट्टी होगी, है ना, एक मिट्टी होती है, एक सॉइल होती है, एक सैंड होती है, दोनों में फ़र्क होता है। सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बिग होते हैं, सैंड जो है वो बिल्कुल मतलब क्या बोलेंगे, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं, उनको सैंड बोलते हैं। और इनके अंदर मतलब हमारी जो ओर होते हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ मिट्टी वगैरह भी होती है। ये जो मिट्टी होगी, सॉइल है, सैंड है, इनको सेपरेट करके ओर में से मिट्टी वगैरह निकाल के ओर को थोड़ा सा रिफाइन कर लेना, उसको हम क्या बोलेंगे, ओर में से ओर को एनरिचमेंट करना, यानी कि ओर को थोड़ा सा साफ़ कर लेना। और इन पार्टिकल्स को जो हमारे ओर के अंदर सॉइल और सैंड है, इनको, इन सॉइल और सैंड के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स उनको गैंगू बोला जाता है। गैंगू का मतलब होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है हमारे ओर के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, गैंगू बोलते हैं। ठीक है, सच एज सॉइल एंड सैंड द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रेरियर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले हमारे जो मेटल में से हम जैसे मैं अभी आपको कह रही थी कि जिंक कार्बोनेट पढ़ेंगे, है ना, या मर्करिक सल्फाइड पढ़ेंगे या जिंक सल्फाइड पढ़ेंगे, इनमें से सल्फाइड में से कार्बोनेट को सेपरेट करना तो बात की बात है। पहले आप मिट्टी वगैरह जो नॉर्मल हमारे ईजिली रिमूव हो जाते हैं पार्टिकल्स, उनको सेपरेट करना ज़रूरी है, प्रेरियर वो है। तो उसी हम सबसे पहले उसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंगू फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब जो मिट्टी है वो किस तरह से, मतलब हम किस मेटल से सेपरेट कर रहे हैं, वो मेटल को हम किस मेथड से, और मतलब जो हमारा मेटल है उसके अंदर जो मिट्टी प्रेजेंट है या सॉइल सैंड है उसको हम सेपरेट करेंगे, उसका टेक्निक नहीं कर रहे, क्योंकि वो उसकी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है या उसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि हम मेथड कौन सा लगाएंगे, क्योंकि इस मेथड को सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम जो है मेनली हम कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीजिए एनसीईआरटी में भी इतना ही है, तो हम उतना ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, लेकिन जिन बच्चों को ज़्यादा आगे +1 +2 में कंपटीशन की तैयारी करनी है या किसी एग्ज़ाम में उन्हें एंट्रेंस देना है तो वो पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो एनसीईआरटी से बाहर पेपर कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिए, सफिशेंट रहती है। चलिए जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज़, आज हम यहीं तक टॉपिक करेंगे कि सबसे लो रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब जो हमारी सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होती है एनवायरनमेंट में। जैसे कि मरकरी जो है वो मरकरिक सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, मरकरिक सल्फाइड। इसके और का नाम क्या रहता है, दैट इज़ अ सिनाबार और। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट शुरू हो गई, यहाँ से पेपर ज़रूर आता है। ठीक है, मतलब हमारे जो अब टॉपिक शुरू हो रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे जो हमारा मरकरी है वो सिंपल मरकरी की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज़ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं, फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमेशा हम मेटल को हीट करते हैं, वो क्या बनाता है हमेशा, मेटल का ऑक्साइड, और जो सल्फ़र है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, जो मरकरी का ऑक्साइड है। फिर इसको आगे हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मरकरी प्लस O2। याद ही रखना ही याद रखना पड़ेगा आपको, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिल्वर सल्फाइड जो हमारा मेटल का सल्फाइड होता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। हीट करने पर हमेशा क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। लीजिए बना दिया ऑक्साइड, साथ में SO2, और ये जो ऑक्साइड बन गया इसको आगे कंटिन्यू हीट करिए,
Hg+O2 रिलीज़ हो जाएगा और ये हमारी जो मेटल है मरकरी यहाँ से सेपरेट हो गई। क्योंकि इतना ईजी मेथड देखने में लगता है बट एक्चुअली में ये इतना ईजी नहीं होता है। और दूसरी बात ये जो हमारे ये इतनी ईजिली इसलिए एक्सट्रैक्ट भी हो रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी सीरीज इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं रहती। सो इसको सेपरेट करना भी ईजी हो जाता है। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रही है इसमें हम जैसे अभी लो रिएक्टिविटी सीरीज़ कर रहे हैं ना, जब हम मॉडरेट की तरफ जाएंगे तो ये ऑक्सीजन एक्सेस में भी हो सकती है और लिमिटेड में भी हो सकती है। दो केस अराइज होते हैं, उसी को हम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लो रिएक्टिविटी सीरीज़ ही करेंगे सिर्फ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर जो है मतलब समझने में दिक्कत आती है बच्चों को। तो अगर हम जितना कम से कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से अच्छे पढ़ना चाहिए हमें कि ताकि दोबारा जब हम पढ़ें तो हमें सिर्फ हल्का सा रिवीजन ही चाहिए हो। ठीक है, ये ना हो कि हम बहुत ज़्यादा कर दें और फिर मुश्किल हो जाए, है ना, फिर बाद में पीछे वाला भी भूल जाते हैं। एक लास्ट है हमारा इसके अंदर लो रिएक्टिविटी सीरीज में, दैट इज़ अ कॉपर। कॉपर भी किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड बनता है प्लस SO2। जैसे कि मरकरी था, सेम है, यहाँ तक सेम है। अब देखिए यहाँ पर ये इस केस में ऐसा क्यों? मरकरी के केस में तो हमने डायरेक्टली इसको हीट कर दिया था, ऐसे बना था Hg+O2, है ना। लेकिन यहाँ पर ये कहानी कहाँ से आ गई? ये तो ठीक है, ये कहाँ से आ गया रिपीट, है ना। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसलिए ऐसा है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, मरकरिक ऑक्साइड जैसे ये था, मान लो ये जो कॉपर सल्फाइड था मैंने 10 ग्राम लिया था और उसको मैंने जैसे हीट किया तो 5 ग्राम कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे हो रहा है ना, क्योंकि ये हमारा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा, मरकरी के कंपैरिजन में ये जो मेटल है हमारी ये लीस्ट रिएक्टिव आ जाती है और ये धीरे धीरे रिएक्शन करती है। जैसे हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब ये ऑक्साइड मान लो 5 ग्राम बना था, ठीक है। अब हमारे पास 5 ग्राम ये बना तो ये कितने ग्राम रह गया? इधर वाला हमारा 5 ग्राम। तो 5 ग्राम जो बना और जो 5 ग्राम रह गया वो दोनों एक ही कंटेनर में है ना, तो ये दोनों आपस में भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। बट इन केस ऑफ मरकरी सल्फाइड जैसे हम उसको हीट करते हैं ये डायरेक्टली मरकरिक प्लस मरकरिक ऑक्साइड प्लस SO2 में बन जाता है। लेकिन ये जो 10 ग्राम लिया था ये 10 का 10 ग्राम बदल जाता है, 5 ग्राम नहीं रिएक्ट करता क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ये हाई रिएक्टिव है इसीलिए ये सारा रिएक्ट करता है एकदम से, ये धीरे धीरे रिएक्शन होते हैं, इसीलिए इसको रिपीट दिखाया गया है। बनता वही कॉपर प्लस SO2 है, रिपीट। उसको बैलेंस कर लेना आप रिएक्शन को कि है ना, बैलेंसिंग तो आई हो पाती है। अगर आप लोगों को बैलेंसिंग में दिक्कत रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि बैलेंसिंग कैसी होती है। कॉपर देखने में कैसा दिखता है? ये हमारा जो कॉपर का ओर है, एक मिनट कहाँ गया, देखिए ये है जो हमारा पास, दिस इज अ मरकरी और कॉल्ड सिनेबल। मरकरी देखो इस फॉर्म में मिलता है, इट कंटेन्स जो है मरकरी का सल्फाइड रहता है और इसको हम हीट करके सेपरेट कर लेते हैं। और ये मरकरी जो है आफ्टर जो हम सेपरेशन करने के बाद देखो मरकरी ऐसा होता है और पहले ऐसा होता है। कोई कहेगा कि ये जो मरकरी का ही हो रहा है रेड कलर का देखो, और बाद में मरकरी किस तरह से लिक्विड फॉर्म में चली जाती है ना। तो इसी तरह से हम जो है आज जो है लो रिएक्टिविटी सीरीज़ करी है, नेक्स्ट जो है हम हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ या मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज़ करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी और ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी तरह की कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।